गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 6 और सब्जेक्ट है हमारा मैथ, जिसमें अभ्यास करना है हमें 16 अभ्यास पढ़ना है, जिसमें हम कुछ कल लगाए थे सवाल इसमें का वृत्त हम पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 4 तक हो गया था। हाँ, प्रश्न नंबर 4 तक हो गया था। 5वां हमने कहा था कि आप लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यदि लगाए हैं तो उसे मिलाइए जरा, और जो लोग नहीं लगाए हैं लगाएंगे। देखिए पहला दिया है आपको, निम्नलिखित व्यासों वाले वृत्तों की त्रिज्याएं खींचिए। जो व्यास दिया है यहाँ पे, देखिए वृत्त खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, व्यास दिया है। तो व्यास से हम पहले त्रिज्या निकालेंगे और उसके बाद वृत्त बनाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 5 में है, मतलब आज का पहला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित व्यासों वाले वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यासों वाले वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, निम्नलिखित व्यासों वाले वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या ज्ञात करना है तो क्या दिया, पहला दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर क्या दिया है, व्यास दिया है। क्या हो जाएगा, व्यास बराबर, हमारी कर रहे हैं व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। निकालना क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। कल हमने आपको बताया था कि जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है और व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो क्या निकालना है, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को किससे हम दिखाते हैं, स्मॉल आर से, बराबर व्यास। व्यास का आधा है, लेकिन व्यास क्या होता है, किससे दिखाते हैं, व्यास को स्मॉल डी से, बटे होता है क्या, 2। क्या निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा ये अपना व्यास 12 बटे 2, भाग देंगे तो आर बराबर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो यदि आपको वृत्त खींचना है तो आप क्या करिएगा, 6 सेंटीमीटर का माप लीजिएगा अपने प्रकार में। त्रिज्या चाहिए वृत्त खींचने के लिए, तो 6 सेंटीमीटर माप लीजिएगा प्रकार में, और एक जगह केंद्र समान प्रकार रखिएगा और चारों तरफ वृत्त ऐसे बना दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी होगी ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, और यही होता है क्या आपका त्रिज्या, यही होता है त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आप मिलाएंगे तो 6 ये हो जाएगा, तो 6 इधर होगा, तब ये हो जाएगा व्यास जो होगा आपका 12 सेंटीमीटर का। तो हमें त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या बता दीजिएगा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो त्रिज्या निकालेंगे हमने, पहले व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2, तो व्यास हो जाएगा 12 बटे 2, तो आर बराबर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। लगाइए इसे। त्रिज्या ही ज्ञात करना था वृत्त खींचने के लिए, तो कह नहीं रहा है। अगला देखिए क्या दिया है, अगला दिया है दूसरा में 4 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर व्यास है, क्योंकि कह रहा है कि व्यास वाले व्यास आपका डी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर
व्यास बटे 2। व्यास मतलब डी, इसका प्रतीक है डी, तो व्यास 4 बटे 2, तो आपका आर बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आ गया आपका त्रिज्या। व्यास था आपका 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। से भी लगाइए जल्दी से। हो गया, चलिए अगला लगाइए। प्रश्न नंबर 3 दिया है 8.4 सेंटीमीटर, तीसरा दिया है हमें 8.4 सेंटीमीटर। तो डी व्यास दिया है, व्यास डी बराबर 8.4 सेंटीमीटर। तो व्यास त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, यही होता है। अब इसके पहले भी ऐसे होता लिखा कि त्रिज्या बराबर होता है क्या, आर से त्रिज्या दिखाते हैं व्यास, व्यास बटे से दिखाते हैं व्यास बटे 2, तो गया आपका आर बराबर 8.4 बटे 2। आर बराबर वहां से देंगे हम 2 चौके 8 2 गुना 4, आर बराबर हो गया हमारा 4.2 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गया हमारा 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गया 4.2 सेंटीमीटर। हो गया, आगे देखिए अगला प्रश्न चौथा इसमें चौथा व्यास हमें दिया हुआ है, हम सीधे से लिख रहे हैं। व्यास हमें दिया हुआ है कितना, व्यास डी हमें दिया हुआ है 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर व्यास डी बटे 2 होगा। तो व्यास हमारा 9.6, आर बराबर 9.6 बटे 2, तो आर त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 2 चौके 8, 1 बचेगा 0.2 8 16, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर हो गया हमारा 4.8 सेंटीमीटर। आसान है, बहुत आसान है, बस पता रहना चाहिए कि जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, और कभी त्रिज्या दे दे व्यास निकालना है तो व्यास बराबर त्रिज्या का गुना होता है, तो 2 पूरी त्रिज्या कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। हो गया, आगे देखिए ये प्रश्न आपका 5वां कंप्लीट हो गया, 4 दिया था इसमें कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए आगे क्या दिया है, करा 6वां की एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए। आप वृत्त आप कोई भी खींच सकते हैं, छोटा बड़ा, क्योंकि माप कोई दिया नहीं है। तो एक वृत्त खींचिए जिसमें वृत्त की 2 सबसे बड़ी जीवाएं खींचिए जो एक दूसरे को लंबवत काटे। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, हमने कल पढ़ा था कि जब जीवा केंद्र से होकर जाती है, मतलब वृत्त का व्यास
जब जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। तो कहा कि वृत्त की दो सबसे बड़ी जीवाएं खींचिए जो एक दूसरे को लंबवत काटे। तो क्या करेंगे हम? छठवां काम, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तो पहले ही वृत्त बना लीजिए किसी भी माप का, क्योंकि कोई त्रिज्या नहीं दिया है, कोई भी त्रिज्या नहीं दिया है, तो कोई भी आप माप लेकर एक वृत्त बना लीजिए। ये हो गया केंद्र O, बीच में हमारा केंद्र O हो गया। ठीक है, कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना लीजिए, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कोई भी माप लेकर एक वृत्त बना लीजिए। अब कहा है कि दो सबसे बड़ी जीवा खींचिए। तो बड़ी जीवा, जो वृत्त का व्यास होता है वो क्या होता है? वृत्त की बड़ी जीवा होती है। तो एक जीवा ये हो गया, केंद्र से ऊपर जा रहा है, वृत्त का व्यास ये हो गया। तो व्यास को हम जीवा भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी जीवा होती है, एक हो गया। अब कह रहा है कि दो जीवा खींचना है जो एक दूसरे को लंबवत काटे। तो लंबवत काटे, तो ये भी केंद्र से ऊपर जा रहा है। क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे पे लंब हो रहा है, लंबवत काट रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे जब कोई एक दूसरे पे लंब होते हैं रेखा तो क्या बनाते हैं? 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारी दो बड़ी जीवा। हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं। ठीक है, हो गया सबका? बन गया होगा? आगे देखिए क्या हो रहा है। प्रश्न नंबर 7, सभी लोग पेंसिल से बनाएंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का तथा केंद्र O वाला वृत्त खींचिए। मतलब केंद्र O मानकर आपको कितने सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है? 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो त्रिज्या आप लीजिए अपने प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर, स्केल पे रखे 4.5 माप लीजिए प्रकार में, और उससे क्या करिए? एक वृत्त खींच लीजिए, उससे आप एक वृत्त खींच लीजिए। ठीक है, एक वृत्त हो गया। अब इसका जो केंद्र है वो क्या है? O, केंद्र O ले लीजिए। अब इस पर कह रहा कि एक जीवा खींचिए AB। अब कोई भी एक जीवा AB खींचिए, हम यहाँ पे मान लीजिए जीवा देखिए AB, कोई भी जीवा AB हो गया। अब इसमें लघु और दीर्घ चापों को अंकित कीजिए। देखिए लघु और दीर्घ चाप, तो देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक का चाप होगा ऊपर का, ये जो यहाँ से ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा चाप होगा ये क्या हो जाएगा? हमारा दीर्घ चाप। ये हो जाएगा आपका दीर्घ चाप, दीर्घ चाप होगा। अब देखिए ये यहाँ से इस नीचे A से B तक का ये जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका लघु चाप। समझ रहे हैं? देखिए जो इस A से यहाँ A से यदि हम ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर से आते हुए इस B तक हम आएंगे तो ये होगा हमारा क्या? दीर्घ चाप। क्या होगा? ये हमारा दीर्घ चाप। यहाँ से यहाँ तक ये भी एक चाप हो गया, ये हो जाएगा
ये हो गया होगा सबका, मिटा दें। आगे है प्रश्न नंबर 8। आगे प्रश्न नंबर 8 है हमारा, कहा कि एक केंद्र O पर एक वृत्त खींचिए। तो एक वृत्त खींचिए और देखिए यहाँ पर भी जो वृत्त खींचने का माप है वो नहीं दिया है, तो आप किसी भी माप से वृत्त खींच लीजिए। त्रिज्या कुछ भी ले लीजिए आप और एक वृत्त बना लीजिए। केंद्र हो गया आपका, केंद्र हो गया O। अब कह रहा है कि केंद्र O पर एक वृत्त खींचे, हो गया। वृत्त खींच लिए सभी लोग किसी भी माप से। इस पर दो बराबर चाप AB एवं PQ बनाइए। अब दो बराबर चाप AB और PQ देखिए, A मान लीजिए यहाँ है, ये चाप हो गया AB, यही चाप हो गया यहाँ से यहाँ तक AB, और फिर एक चाप और बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ है P और Q। P ये यहाँ से P और Q, इसको पढ़ेंगे PQ, पढ़ेंगे ना। A भी पढ़ना रहेगा तो आप इसको ये भी चाप A भी पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे आप, चाप A भी पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, चाप P Q पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ा है कि A को O से, O को B से, अब A को O से मिला दीजिए, O को B से मिला दीजिए, मिला दिए। फिर क्या हो रहा है कि O को P से, O को P से और फिर O को Q से, O को Q से मिला दीजिए, O को Q से मिलाइए। तो कोण AOB, कोण AOB, ये वाला कोण, ये कोण बन रहा है AOB। O तो सब जगह है, पूरा O है, तो AOB यहाँ से आएंगे और इधर हम चले जाएंगे AOB, और फिर कोण POQ, कोण POQ, ये वाला को मापिए। अब क्या करिएगा, आप इसे माप लीजिएगा चांदे से, चांदा रखकर माप लीजिएगा इन दोनों कोण को। कह रहा है कि क्या अपेक्षित करते हैं, तो आप मापिएगा, देखिएगा कि कितना माप आ रहा है दोनों का। हमें लगता है कि ये दोनों समान आएंगे, क्योंकि जो चाप है दोनों का समान है, जो चाप है समान दूरी पर है, तो ये जो दोनों कोण भी आएंगे हमको लगता है बराबर हो जाएंगे। तो आप एक बार माप लीजिएगा, कोण AOB बराबर होगा कोण POQ के। करा के क्या अपेक्षित करते हैं, मतलब आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है, इन दोनों कोणों में। तो आप मापिएगा चांदे से, ये दोनों बराबर आएंगे। माप के देख लीजिएगा, चाप दोनों का बराबर है, कहा कि बराबर माप पर चाप लीजिएगा। तो जो A और B का जो दूरी रहेगा वही P और Q के बीच की दूरी रहेगा चाप। तो फिर A को O से मिलाना है, B को O से मिलाना है, P को O से मिलाना है, Q को O से मिलाना है। फिर ये जो कोण बन रहा है AOB, ये वाला कोण, फिर POQ, ये वाला कोण, दोनों मापिएगा। अब करा कि दोनों से क्या अपेक्षा करते हैं आप, तो देखिएगा दोनों बराबर होंगे। माप के एक बार देख लीजिएगा बराबर है कि नहीं। अब इस तरह से आपका ये अभ्यास खत्म हो गया, ये अभ्यास आपका खत्म हो गया। अब आगे आपको पढ़ना है ज्यामितीय रचनाएं। देखिए बच्चों, अब हम इसके आगे केवल हमें दो चीज़ पढ़ना है, दो चैप्टर मुश्किल से रह गए हैं, एक 17 और एक 18 19, जिसमें बहुत चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, एक में ग्राफ ही है और फिर एक में क्षेत्रफल क्षेत्रमिति में है, और एक में हमें कोण पढ़ना है, प्रकाल और चांदे से कोण बनाना है। तो यहाँ पे हम अभी इसको रोक रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी हम इसको रोक रहे हैं। अब हम आगे का कुछ रिवीजन करेंगे, आगे का भी हम रिवीजन करेंगे। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, सभी लोग सुनेंगे, हम अब आगे का रिवीजन करेंगे। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो आगे से आज से ध्यान देंगे कि आपको
फिर से पढ़ाया जा रहा है। जो पढ़े हैं वो रिवीजन करेंगे और जो नहीं पढ़े हैं वो आज से फिर से अपना शुरू करेंगे कोर्स, ठीक है। तो पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। संख्या पद्धति में है प्राकृतिक संख्याएं। बहुत प्राचीन समय से हम प्राकृतिक संख्याओं के विषय में जानते हैं और उन्हें गणना कार्यों में प्रयुक्त करते चले आ रहे हैं। इन संख्याओं को हम 1, 2, 3, 4 आदि कहते हैं, जैसे कि 1 से लेके अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 तक नहीं, अनंत तक, जहाँ जिसका अंत न हो वहाँ तक की ये जो संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं क्या कहलाती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात गिनने में प्रयोग आने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4 आदि प्राकृतिक संख्याएं अथवा धनपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये धनपूर्ण संख्याएं इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जिनकी संख्या अनंत होती है, जो अनंत में होती हैं, 100, 1000, 2000 में नहीं होते, अनंत में होते हैं, जिसका अंत नहीं होता। हम गिनती करना आरंभ 1 से प्रारंभ करते हैं, अतः 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी क्या? 1। हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। किसी भी दी हुई प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में जब हम 1 जोड़ देते हैं तो उसके आगे की हमें 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 1 के बाद 2 आता है, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो इस तरह से जब हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में हम 1 जोड़ते हैं तो उसके आगे की प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त होती है, जिसे दी हुई प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी कहते हैं। जिसका हम क्या कहते हैं? क्रमानुयायी, क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसे 2 + 1 = 3, ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 3 + 1 = 4, 3 के बाद 4 आता है, 1, 2, 3, 4 ये क्रम है उनका। तो करा कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए शून्य, हम कभी कहते हैं कि क्लास में शून्य बच्चे हैं, मेरे पास शून्य रुपए है, नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं है मेरे पास पैसे ही नहीं है। शून्य नहीं कहते हैं कि मेरे पास शून्य नहीं है। तो जो शून्य है उसको हम प्राकृतिक संख्या में नहीं रख सकते, क्योंकि शून्य की अकेले कोई गिनती नहीं है। एक भी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं है। जो 1 है वो क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं है, मतलब 1 के पहले कोई संख्या नहीं आने वाला है। संख्याएं लिखने और पढ़ने की प्रणाली, साधारणतः संख्याओं को लिखने और पढ़ने की 2 प्रणाली हैं। अब संख्याओं को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए कितनी प्रणालियां हैं? 2 प्रणाली हैं, जिसमें से पहला है आपका भारतीय प्रणाली और दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। पहला है भारतीय प्रणाली और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मतलब कि एक राष्ट्रीय स्तर पे हमारे भारत में जो प्रणाली बनाई गई है और एक जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रणाली बनाई गई है। तो भारतीय प्रणाली द्वारा संख्याएं लिखना क्या है? इस प्रणाली में एक संख्या को समूहों अथवा अंतरालों में विभक्त किया जाता है, जिसमें दाएं से प्रारंभ करने पर अंतरालों को इकाई, हजार, लाख, करोड़, अरब में लिखते हैं। इस इकाई सैकड़ा, दहाई और इकाई में विभाजित होती है। दाहिनी ओर से प्रारंभ होकर यह अल्प विराम पहले 3 अंकों के बाद लगाया जाता है और उसके बाद प्रत्येक 2 अंकों के बाद लगाया जाता है। मतलब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार गिनते हैं, तो ये इस तरह से क्या है हमारा जो भारतीय प्रणाली है। तो जब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार गिनते हैं तो जब हम शुरू में कॉमा लगाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हम सैकड़े के बाद कॉमा लगा देते हैं यदि संख्या बड़ी है तो। फिर उसके बाद लगातार 2-2 अंक के बाद हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। तो चलिए ये थोड़ा सा आज इसका हो गया परिचय। अब हम फिर से एक बार आप ध्यान से सुनिएगा कि हम अब रिवीजन करेंगे और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे और जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं पढ़ते चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। उनके लिए तो एकदम नया से शुरू हो रहा है आज से। तो सभी लोग तैयार हो जाइए रिवीजन के लिए और फिर से पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।